साथियों, क्या आप नहीं समझते, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो सरकार है इसको इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है, इसका इतना दुस्साहस कैसे हो रहा है कि जो मन में आ रही करती चली जा रही है। दो आदमी जैसा चाह रहे हैं इस देश को चला रहे हैं, दो आदमी जैसे चाह रहे हैं इस देश को हैंडल कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही किए चले जा रहे हैं। किसी की उन्हें परवाह नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी से सलाह लेने को तैयार नहीं है, किसी से चर्चा करने को तैयार नहीं है, संसद में किसी विषय पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है, पब्लिक में किसी विषय पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है, मीडिया को संबोधित करने को तैयार नहीं है। 56 इंच का सीना लेने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 6 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संबोधित नहीं की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मुकाबला नहीं किया है। और जो गोदी मीडिया, दलाल और गुलाम मीडिया है, वो मीडिया लगातार उनकी बात किए चले जा रहा, बढ़ाई किए चले जा रहा है, उन्हीं की चर्चा किए चले जा रहा है। मतलब सारी नैतिकता, सारे सिद्धांत पत्रकारिता के सब वो त्याग पर रखकर वो जो सरकार की प्रशंसा किए चले जा रहा। तो ये सब कुछ कहीं नहीं लगता आपको, समझने की कोशिश आप कभी नहीं करते कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। मैं बहुत इसका स्पष्ट कारण जानता हूं। आप जब गहराई से इस पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से आप इस बात पर पहुंचेंगे, इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि ये जो सब कुछ कर पा रही है इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। और वो कारण है कि सरकार के पास ईवीएम है। ईवीएम में घोटाला करके, ईवीएम में डली हुई वोटों को लूट के, ईवीएम की लूट से यह सरकार बनी है। और इसको मालूम है कि लोग उसके साथ हो ना हो, पब्लिक उसके साथ हो ना हो, लोग उसे गाली दें, लोग उसे पसंद ना करें, लोग कितनी भी उसकी आलोचना करें, कितना भी उसका विरोध करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्योंकि उसके पास ईवीएम है, तो ईवीएम से जितनी भी वोट उसे चाहिए वो उतनी ही वोट छाप लेगी और उसके बाद जीत कर आ जाएगी और फिर आपके सर पर आके बैठ जाएगी, जो मन में आएगा करेगी। तो ये ईवीएम जो है ये एक मुख्य मुद्दा है, एक मुख्य समस्या है। जब तक इस समस्या का समाधान आप नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। असली लड़ाई इसी के पक्ष में होनी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे और भी मुद्दे जुड़ गए और मैं जानता हूं, मैं ये मानता हूं और मैं लगातार इस बात पर आवाज भी उठा रहा हूं, बोल भी रहा हूं कि वो मसले भी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अब उन सबको क्लब करके ही हमें ये लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी। साथियों, ये बहुत जरूरी है साथियों, बिना उसके संभव ये चीजें नहीं होंगी। अब किसी भी विषय को हम साइड में नहीं रख सकते। जैसे निजीकरण का मसला है, हम उसे साइड में नहीं निकाल सकते, क्योंकि निजीकरण अब तो सब कुछ सरकार ने हाथ में दे दिया। कोई सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जो निजी हाथों में नहीं सौंप दिया हो। और निजी हाथों में सौंपने का मतलब है इस देश को इस सरकार ने वर्चुअली बेच दिया निजी हाथों में। और अब सरकार के पास कुछ नहीं है। तो जब सरकार के पास है ही नहीं तो हकीकत में एक सवाल पूछा जाना चाहिए, तो सरकार की जरूरत क्या है? फिर सरकार को टैक्स किस बात के लिए दिया जाए जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही? जब सब कुछ निजी हाथों में ही है, सब कुछ निजी ही लोगों को करना है, तो फिर सरकार को ये टैक्स, बाकी सारी चीजें क्यों दी जाए? और टैक्स लगातार सरकार बढ़ाती चली जा रही है। लगातार आप देखेंगे कि टैक्स ये सरकार बढ़ाती चली जा रही है। हर चीज पर टैक्स, जो सेस था वो सेस भी अब बढ़ा दिया गया है। इस पर टैक्स, उस पर टैक्स, और खर्चा सरकार का लगातार बढ़ गया। सरकार के लगभग 11 विभाग ऐसे हैं जिनका खर्चा बहुत बढ़ गया। तो पूछना यह चाहिए सभी लोगों को, देश के लोगों को यह पूछना चाहिए, भाई जब तुम सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, नौकरियां खत्म हो गई। इसी कोरोना संकट में 12 करोड़ नौकरियां चली गई। अभी सीएमआई का डाटा आया है, सेंट्रल मॉनिटरिंग जो एजेंसी है उसका डाटा है कि 12.2 यानी 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां इसमें चली गई अप्रैल के महीने में। और जो मई का महीना शुरू हुआ उसमें जैसे थोड़ा बहुत लॉकडाउन खोलने की कोशिश की गई तो उसमें लगभग 2 करोड़ लोगों को नौकरी वापस मिल गई। तो अभी भी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो नौकरियां है नहीं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी आपने, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो फिर आपका खर्चा क्यों बढ़ रहा है? आपको टैक्स क्यों दिया जाए? लोग इस विषय पे भी सोचें। दूसरा साथियों, मैं बार बार ये कहना जा रहा हूं आपको कि ये जो सरकार है इस तरह से जो काम कर रही है, ये
सब कुछ इसीलिए है कि उसे मालूम है कि लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है, लोगों के वोट भाड़ में जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके पास मशीन है। और अब एक और खतरनाक स्थिति है साथियों कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो बिहार का चुनाव होगा, जो अक्टूबर और नवंबर में चुनाव बिहार का होना है, अगर ये कोरोना का संकट नहीं बढ़ा, यही रुक गया, तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, अन्यथा हो सकता है कि चुनाव वो टाले भी जाएं। लेकिन बीजेपी, कोरोना से लोग मर रहे हैं, मर जाएं, प्रवासी मजदूर बेचारे इस सड़क पर चल रहे हैं, मर जाएं, रेलवे में मजदूर हैं, मर जाएं, उन्हें रोटी ना मिले, उन्हें पानी ना मिले, उन्हें कुछ भी ना मिले, मरते हैं, मर जाए, सरकार की आंखों के सामने मिल जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है। उस स्थिति में सरकार जश्न की तैयारी कर रही है और उसने बिहार के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग ली और बिहार के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इतने गंभीर माहौल में जब लोगों की समस्याओं को सुलझाना है, उनकी दिक्कतों को दूर करना, भूखों को रोटी देनी, प्यासों को पानी देना है, जिनके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा देना, जिनके पास वो आने जाने के पैसे नहीं, उनको पैसे की व्यवस्था करनी है, उन सब लोगों के लिए। और आप मेडिकल फैसिलिटी उसे तो छोड़ ही दीजिए, जब डॉक्टरों को आज तक इस कोरोना के संकट के बाद आज 31 तारीख हो गई, यानी आप मान लीजिए कि 67 दिन आज हो चुके हैं, जब डॉक्टरों के लिए पीपीई किट नहीं है, जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उसके लिए पीपीई किट नहीं है प्रॉपर तरीके से, जो सुरक्षा, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए नहीं है, जो लैब असिस्टेंट है उनके लिए नहीं है, जो पुलिस वाले हैं उनके लिए नहीं है, तो बाकी और सारी चीजों का क्या हाल होगा, आप इसको लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों में उसने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। और उस चुनाव की तैयारी में वो क्या करने जा रहे हैं साथियों, उनका वो तैयारी कर रहे हैं कि ये चुनाव ऑनलाइन कराया जाए, बिहार का चुनाव ऑनलाइन। अब आप समझ सकते हैं कि ईवीएम में ही कितना बड़ा घोटाला है, ईवीएम में ही कितना बड़ा घपला है। उसके लिए मैं बार बार आप सब लोगों को बता चुका हूं, सब लोगों को कह चुका हूं कि जिस तरह से सरकार ने इवन सुप्रीम कोर्ट में माना, जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो वो पिटीशन था, उस पिटीशन में उन्होंने जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में बाकायदा उसे कोट किया और उसमें एक्सेप्ट किया कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है ईवीएम से। और उसके लिए वीवीपैट लगा दिया। और अब वीवीपैट के भी विषय में साफ मालूम हो रहा है, सब जान रहे हैं, हमने तो उसका बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया। जंतर मंतर पर हमारे जो साथी हैं, गुजरात के साथी हैं उन्होंने, और जो हमारे तमिलनाडु के साथी हैं, एक बड़े मशहूर अभिनेता भी हैं तमिलनाडु के, मंसूर अली खान साहब, उन्होंने बाकायदा ये साबित करके दिखाया कि वीवीपैट में भी गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई नहीं, उनकी पिटीशन खारिज कर दी, वो भी हमने बताया। तो जिस तरह से ये हो रहा है, और फिर आप देखिए वीवीपैट और ये ईवीएम, ये क्या है, मशीनें हैं। जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो, जिस देश की आधी से अधिक आबादी को पता ही नहीं है कुछ भी, इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं एडवोकेट हूं और बहुत सारे साथी हैं, उनको छोड़, जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, जो इस सारी चीज को जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो जानते नहीं है। पढ़े लिखे लोग ने, हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं जानते कि ईवीएम किस तरह से वर्क करती है। और बाकायदा उस पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया 8 अक्टूबर 2013 को, उसमें कहा गया कि ईवीएम में बटन दबाने का मतलब यह नहीं है कि आपकी वोट पड़ गई, क्योंकि बटन दबाने से व्यक्ति को नहीं मालूम कि उसकी वोट कहां गई है, वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो वोट जिसको दी थी उसी को गई है, उसी व्यक्ति और पार्टी को गई है, या वो किसी और को गई है, कहां गई है, कुछ नहीं मालूम। तो बटन दबाना और लाल बत्ती का जलना, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने वोट कर दिया और हमारा वोट हो गया। तो जब ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या, जो पिटीशन में ये सब लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, उनके पिटीशन में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट सब मान रही है कि नहीं हो सकता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, उस सब के बावजूद भी ईवीएम चलता रहा। और आज की हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के विषय में कोई पिटीशन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट एक झटके में उड़ा के साफ करती है, सुनने को तैयार नहीं है।
और मैं ये वैसे नहीं कर रहा, मैं बहुत समय पहले से सुप्रीम कोर्ट के विषय में लगातार बोलता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही, संविधान की रक्षा वो नहीं कर रही, लोगों के हित में वो जो डिसीजन है वो नहीं दे रही है, वो सरकार के हाथ का खिलौना बन गई है। और अब सारी की सारी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। अब बहुत लोगों ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है। मैं बहुत समय से, क्योंकि मैं उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूं, मैं एक वकील होने के नाते वो सारी चीजें जो होती हैं अदालतों में, इसमें कानून में, मैं वो सारी प्रक्रिया को जानता हूं, समझता हूं। इसलिए सच्चाई लोगों के सामने रखना, उन्हें बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस काम को लगातार करता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट मान नहीं उसके, वो भी नहीं स्थिति। एक अभी आपने देखा होगा एक वीडियो, सुभाष हैं जो पहले फौज में रहे, बागपत के रहने वाले हैं, और अभी उन्होंने एक ठेली पे सब्जी लेके और वो बेच रहे थे और उनसे पूछा भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई नाम क्यों पूछ रहे हो, मेरे नाम में क्या रखा है, मैं सब्जी बेच रहा हूं, तुम्हें सब्जी चाहिए सब्जी लो। एनडीटीवी पर भी ये रिपोर्ट दिखाई गई मिस्टर सुभाष कश्यप की, वो हमारी पार्टी के बागपत से जो है जिलाध्यक्ष हैं सुभाष कश्यप, उन्होंने ये सारी बात कही। वो खुद वहां से बागपत से हमारी पार्टी में उस समय नहीं थे, वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बागपत से चुनाव लड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बूथ में उनकी वोट है, उस बूथ में उनकी वोट 0 निकली। आदमी मान लेता हूं कि उसका भाई नहीं देगा, पिता नहीं देगा, पत्नी नहीं देगी, मां नहीं देगी, बच्चे नहीं देंगे, आदमी खुद तो अपने लिए अपनी वोट देगा, वो भी वोट नहीं निकली। और ये रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड है कि उसमें उनकी वोट 0 निकली। और ऐसे एक नहीं, मध्य प्रदेश का भी एक उदाहरण है। मैंने पूरी डिटेल में ये सारी चीजें जो ईवीएम के विषय में हम आंदोलन करे तो मैंने हर चीज एक एक करके बताई है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मैंने पूरी कानूनी वो सारी चीजें देते हुए मैंने एक जो पेपर है, 4 पेज का पेपर है, वो भी लिखा, उसमें पूरी डिटेल लिखी है। और उसमें वो भी बताया है कि जिस तरह से द क्विंट ने आरटीआई लगाई और उस आरटीआई के जवाब में जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है वो कि हमें ये नहीं पता, उसने कहा कि भाई वीवीपैट से जितनी भी गिनती हुई है कम से कम वही बता दो, तो कह रहा हमें पता नहीं है वीवीपैट से क्या कितनी गिनती हुई है, वीवीपैट का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अरे इलेक्शन कमीशन के पास लोकसभा का इलेक्शन की वीवीपैट की जो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन कहता था 1 जून 2019 को, उसने कहा कि हम जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर वो बता देंगे, पूरी डिटेल बता देंगे लोकसभा इलेक्शन की। आज आप समझिए कि आज पूरा 1 साल हो गया, वो पूरी चीज नहीं बता पा रहा इलेक्शन कमीशन नहीं बता पा रहा 2019 के चुनाव के विषय में, लोकसभा चुनाव के विषय में कोई जानकारी नहीं दे रहा। ये स्थिति है। और जिस तरह से उसने पूरी गुलामी की है और सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ने सरेंडर कर दिया, आप इस स्थितियों को समझ सकते हैं। तो जो ईवीएम का मसला है, एक सवाल और बड़ा बढ़िया पूछा गया और यह बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट थी कि जब 24 उसको मई को जिस समय ये रिजल्ट आउट हो रहे थे, उसी समय की रिपोर्ट थी कि 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी गिनती के समय, उन सीटों पर 8,000 से लेके 18,000 तक वोटें ज्यादा निकली। जब इलेक्शन कमीशन से पूछा द क्विंट ने, एप्लीकेशन लगाई 4 बार, कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो आंकड़े ही वहां से हटा दिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त वो है। और अब ऐसे में बिहार में ऑनलाइन चुनाव की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी स्थिति है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा हूं, हमारे जैसे बहुत से साथी निभा रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। साथियों, आप इस मेरे वीडियो को लगातार बहुत लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे। ये पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है। असली मुद्दा ईवीएम है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना असली मुद्दा है। साथियों, हमने कहा था साथियों, उस दिन जब हमने यह आंदोलन शुरू किया था कि 2 साल में, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये प्राकृतिक ऐसा हो गया कि ये जो लॉकडाउन हुआ ये तो सरकार ने किया, लेकिन ये कोरोना संकट जो आया, ये 3 महीने और नहीं आता, हम निश्चित रूप से सरकार की जड़ें हिला चुके होते, हम उस लेवल तक पहुंच गए थे। पर कोई बात नहीं साथियों, अब आने वाले समय में जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही कोरोना संकट ये टलेगा, उसके बाद हम पूरी ताकत, पहले से भी कहीं ज्यादा ताकत के साथ हम इस आंदोलन को शुरू करेंगे। और उसमें ईवीएम ही नहीं,
ईवीएम, सीए, ये जो सीए है, एनपीआर है, एनआरसी है, ये जो निजीकरण है और ये लॉकडाउन में जितना ये सब कुछ किया है, ये सारे के सारे मुद्दे उसमें सब इंक्लूड किए जाएंगे और वो इंक्लूड करके इस देश में, इस देश की आजादी की दूसरी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथियों, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी ही देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। साथियों, हम सबको निभानी पड़ेगी जिम्मेदारी। साथियों, कोई भाग नहीं सकता, इस जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकता। ध्यान रखना, संकट सब पर है, सबकी दुर्गति होनी है। इस दुर्गति को हम रोक सकते हैं केवल और केवल इकट्ठे होकर, केवल और केवल कंधे से कंधा, कदम से कदम एक साथ मिलाकर ही हम इसको रोक सकते हैं। तो आज 1 साल पूरे हो गए हमारे इस आंदोलन को चलते चलते, और यह आंदोलन लगातार तब तक चलेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और अब हम जो कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या स्थिति रहेगी, पर अगर थोड़ा सा भी स्थिति ये संभलती है, ठीक होती है, तो ऑनलाइन चुनाव तो होने ही नहीं देंगे वहां पे बिहार में। पर फिर भी अगर सरकार कोशिश करती है तो सड़क पर संघर्ष होगा, जबरदस्त तरीके से संघर्ष होगा। और अगर ईवीएम से भी कराती है तो मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं, ईवीएम को बिल्कुल हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चाहे जिस हद तक जाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, चाहे हमें ईवीएम को तोड़ने का एक एक्सट्रीम कदम ही क्यों ना उठाना पड़े, पर हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। साथियों, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।